चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं, जिसका नाम है सौ टचनु सोनू। और जिनकी लेखिका हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, ये नाम सुना है आप लोगों ने? अगर सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सुना हो तो पहले सुधा मूर्ति के बारे में दो बातें सुन लो। सुधा मूर्ति ये उन समय की बात है कि जब कोई इंजीनियरिंग की जॉब के लिए या इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए भी समझो सिर्फ बॉयज़ की मोनोपोली चलती थी। मतलब ज़्यादातर बॉयज़ ही होते थे, कोई गर्ल्स न इंजीनियरिंग की स्टडी करते थे और ना ही कोई जॉब के बारे में सोचते भी थे। इवन कोई कंपनी भी जब जो है वो कोई इंजीनियरिंग की जॉब कोई गर्ल्स को नहीं देते थे। तो ये सुधा मूर्ति वो उस समय उन्होंने इंजीनियरिंग की स्टडी की और इंजीनियरिंग की जॉब भी उन्होंने की। इंडिया की फेमस कंपनी जो टाटा कंपनी कहलाती है, उसमें उन्होंने इंजीनियरिंग की जॉब भी की। इसलिए हमारे इंडिया की पहली लेडी इंजीनियर वो इन्हें माना जाता है। पहली लेडी इंजीनियर वो ये सुधा मूर्ति को माना जाता है। इनके अलावा हमारे इंडिया की सबसे फेमस कंपनी है इन्फोसिस कंपनी, जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाती है। ठीक है, ये इन्फोसिस कंपनी, वो इन्फोसिस कंपनी भी इन्होंने शुरू की थी सुधा मूर्ति ने अपने हस्बैंड के साथ, बराबर। इनके अलावा ये बहुत अच्छी एक सोशल वर्कर हैं, समाज की सेवा करने वाले ये लेडी हैं। इनके अलावा इन्होंने कितनी सारी जो है वो बुक्स भी लिखी हैं, मतलब एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं। तो सोचो, कहते हैं ना ऑल इन वन ये है कि इतने सारे जो है वो इनमें खासियत है। सुधा मूर्ति हमारे इंडिया की ग्रेट पर्सनालिटीज़ में से एक ये कहलाती है। और सुधा मूर्ति ने यहाँ जो ये चैप्टर लिखा हुआ है ना, वो अपना एक रियल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करती है कि जिनमें सौ टचनु सोनू मतलब सबसे प्योर थिंग, जो चैप्टर का नाम है सौ टचनु सोनू मतलब सबसे प्योर थिंग, सबसे प्योर गोल्ड, वो किसे कहते हैं, वो एक स्टोरी के थ्रू या कहो कि अपने एक रियल किस्से के थ्रू बताती हैं। तो हम लोग समझें कि वो क्या समझा रही हैं, हमें क्या बता रही हैं। सुधा मूर्ति कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे इंडिया में पता है एक फीलिंग मानी जाती है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, इसका मतलब कि घर पे आए हुए अतिथि अतिथि मतलब मेहमान, वो भगवान की तरह होते हैं, ऐसे माना जाता है ना। लेकिन सुधा मूर्ति कहते हैं अगर ये फीलिंग सच में देखनी हो ना, तो हमारे भारत के गाँव में चले जाओ, वहाँ पर पता चलता है कि अतिथि देवो भव सच में क्या है। सही बात है कि सुधा मूर्ति कहते हैं कि भाई जितना जो है वो घर ज़्यादा गरीब होगा ना, वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। ये भी सही है कि नहीं? सही बात है। हम लोग जो सिटी में रहते हैं, है ना, शहरों में रहते हैं, यहाँ पर अतिथि देवो भव सिर्फ नाम का रह चुका है। घर में मेहमान आते हैं तो खुश नहीं, उल्टा तंग हो जाते हैं कि भाई पता नहीं कौन आ गया ये, बराबर ना, क्यों आ गए ये, ऐसे परेशान हो जाते हैं। सही बात है ना। लेकिन सच में अगर अतिथि देवो भव जानना हो ना, तो वो गांव में चले जाओ। तो सुधा मूर्ति अपना एक किस्सा बताते हैं कि साउथ इंडिया में कनारा कनारा सिटी है, उस सिटी के पास में आया हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ये सुधा मूर्ति एक स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए गई थी। मतलब एक स्कूल शुरू हो रहा था, तो उसके ओपनिंग प्रोग्राम के लिए इनको बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट। सुधा मूर्ति को बुलाया गया था। एकदम छोटा सा गांव, ठीक है, छोटा सा गांव, लेकिन कहते हैं ना वो गांव बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी से भरा हुआ था। लेकिन गांव इतना छोटा था कि एक भी होटल नहीं। अब वो प्रोग्राम ख़त्म तो हुआ, तो रात को रुके कहाँ पर, रात को कहाँ पर रुकें? उस स्कूल में जो एक मेन टीचर थे, उनके घर पर रुकना पॉसिबल था नहीं। तो उस टीचर ने उनको धीरे से कहा कि भाई इस स्कूल के चेयरमैन, इस स्कूल के मेन जो ऑनर ट्रस्टी जो कहलाते हैं ना, भाई वो बहुत अच्छे इंसान हैं, भाई आप जो है वो उनके साथ रहो। अभी वैसे भी जो है वो गांव में बारिश हो रही है आज रात को आप कहीं जा भी नहीं पाओगे, तो आपको आज रात यहीं पे ही रुकना पड़ेगा, तो उनके साथ रुको। किसके साथ? तो ये स्कूल के जो ट्रस्टी हैं, ये स्कूल के मेन चेयरमैन जिन्होंने ये स्कूल शुरू किया है, आप उसके साथ रुको। स्कूल के टीचर ने सुधा मूर्ति को ये कहा। अब सुधा मूर्ति पहले तो घबराए कि भाई ऐसे अनजान इंसान के घर में, सही बात है ना, कोई होटल वगैरह हो तो ठीक है, वहाँ पे रुक जाते हैं। गांव में कोई होटल तो थी नहीं, तो ऐसे कोई अनजान इंसान के घर में जाके रुकना, पूरी रात वहाँ पर सोना, तो थोड़ा तो अजीब लग रहा था ना। लेकिन और कोई ऑप्शन था नहीं, और कोई ऑप्शन था नहीं गांव में, और रुके कहाँ पर। तो तभी
ये सुधा मूर्ति जो है वो उस स्कूल के जो ट्रस्टी उनके साथ मिले जिनका नाम है अय्यप्पा, श्री अय्यप्पा। ध्यान से सुनना, हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर सुधा मूर्ति उनके साथ मिले, श्री अय्यप्पा के साथ। श्री अय्यप्पा जब सुधा मूर्ति से मिले ना, एकदम सिंपल जो है वो कपड़ों में, साउथ इंडियन जैसे कपड़े होते हैं ना, है ना, कि क्या कह सकते हैं कि छोटा सा जो है वो झब्बा कुर्ते जैसा, नीचे लुंगी पहनी हुई, बारिश का मौसम था तो एक बड़ी सी छतरी लेकर उनके साथ आए थे। और सुधा मूर्ति श्री अय्यप्पा के साथ उनके घर पर पहुँचे। श्री अय्यप्पा का घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन एकदम सिंप्लिसिटी से बना हुआ। कोई कहना कोई ठाट माट नहीं था, कि भाई घर में जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी उतनी सभी थी, ठीक है, फैसिलिटीज़ सबकी सब चीज़ें थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा जैसे शो शा करते हैं ना, कि भाई शो करते हैं कि हमारे घर में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल और बहुत अच्छा वो घर लग रहा था। बराबर। जैसे वो घर में पहुँचे, सुधा मूर्ति जैसे श्री अय्यप्पा के घर में पहुँचे, तो श्री अय्यप्पा की पत्नी वो उनका स्वागत करने के लिए आ गई। हाँ बिल्कुल, दरवाजे पर जो है वो स्वागत करने के लिए आ गई। श्री अय्यप्पा की एज भी कुछ 60 प्लस हो चुकी होगी, उनकी पत्नी भी 60 प्लस जितनी ही थी, ठीक है। उनकी पत्नी ने बहुत अच्छी तरह से सुधा मूर्ति का स्वागत किया। बाहर बारिश हो रही थी तो सुधा मूर्ति बहुत गीले हो चुके थे, तो श्री अय्यप्पा की पत्नी ने उनको टॉल वगैरह देकर, और क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी स्माइल से उनको कहा कि अभी बस खाना तैयार होने में थोड़ी सी देर है, तब तक आप जो है वो खुद थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाइए, तो उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। सुधा मूर्ति को उनका रूम दिखाया कि हाँ भाई आप इस रूम में अच्छी तरह से फ्रेश हो जाइए। सुधा मूर्ति भी फ्रेश वगैरह होकर कपड़े वगैरह चेंज करके और वहाँ डाइनिंग हॉल में आए कि चलो अब सब फैमिली खाना खाने बैठते हैं। डाइनिंग हॉल इतना बड़ा, लेकिन वहाँ पर ये खाने वाले 4 लोग थे। श्री अय्यप्पा थे, उनकी पत्नी थी, श्री अय्यप्पा के मदर भी थे, श्री अय्यप्पा के मदर जिनका नाम था कुतम्मा, कुतम्मा वो उनका नाम था, और एक खुद सुधा मूर्ति। कुल 4 लोग, अय्यप्पा, उनकी पत्नी, उनके मदर कुतम्मा, और एक ये सुधा मूर्ति। और वो साउथ इंडियन हाउस था ना, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर खाना भी कैसे कि भाई ज़मीन पर ही जो है वो चटाई वगैरह बिछाकर वहाँ पर बैठे हुए थे। खाने के लिए प्लेट नहीं, वो केले के पत्तों में खाया जा रहा था। बराबर ना, केले के पत्तों में खाया जा रहा था। जो उनका रसोइया था, जो उनका कुक था, वो एक एक करके सभी जो है वो क्या कहते हैं वेराइटीज़, वो इनकी थाली में, मतलब वो केले के पत्ते पे रखता जा रहा था। वैरायटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि सुधा मूर्ति भी कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। और खाने वक्त खाने का स्वाद इतना अच्छा था कि सुधा मूर्ति को भी अपना घर उनको याद आ गया कि हाँ भाई घर का खाना उनको खाने को मिला। अब खाना वगैरह हो गया तो सुधा मूर्ति का रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे था, गेस्ट हाउस में, कि चलो भाई वहाँ गेस्ट रूम में इनको सोना था। लेकिन खाने के बाद सुधा मूर्ति श्री अय्यप्पा के मदर कुतम्मा के साथ बातें करने के लिए बैठे थे। तो बातों बातों में वो अय्यप्पा के मदर कुतम्मा वो उन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम वहाँ ऊपर गेस्ट रूम में अकेली सोओगी, इससे अच्छा जो है वो आज मेरे रूम में ही सो जाओ, हम दोनों बातें करते करते फिर आराम से सो जाएंगे। चलो ये भी अच्छी बात है, सुधा मूर्ति को ये भी अच्छी बात लगी। देखो ये होता है ना, ये एक जो है वो रियल फीलिंग होती है कि किसी के घर में अगर मेहमान आए ना, तो वो उनकी इतनी अच्छी जो है वो सेवा की कि भाई जैसे ये लग रहा था कि नहीं भाई वो तो सालों से इनके घर में रहते हैं। सुधा मूर्ति को खुद ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो तो सालों से इन घर में रहते हैं, जबकि उनको उस घर में आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं। तो ये भी तो उनके लिए बहुत अच्छी बात थी ना सुधा मूर्ति के लिए। अब सुधा मूर्ति अय्यप्पा के मदर कुतम्मा के साथ वहाँ पर बातें करने बैठे। अब अय्यप्पा जो है वो 60 प्लस एज के थे, तो उनके मदर कुतम्मा मतलब अप्रॉक्सीमेट वो 85 प्लस एज के होंगे, ठीक है ना, 80 प्लस एज के वो थे। तो उनके साथ जब बातें करने बैठे ना, तो सुधा मूर्ति ने बातों बातों में उनसे कहा कि भाई बा आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि आप उस वक्त बहुत ही पढ़े लिखे होंगे। उस वक्त मतलब उनकी बा की एज भी, उनके मदर की एज भी 85 है, तो भाई उस वक्त आप बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो कुतम्मा ने मतलब जो श्री अय्यप्पा के मदर थे, उन्होंने जो है वो धीरे से कहा कि नहीं नहीं भाई, हम जो है वो बहुत ही गरीब थे, कि मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ,
कि भाई मैं बचपन से हमारे स्कूल के जो टीचर थे ना, उनके बगीचे में माली का काम करती थी, मजदूरी करती थी। स्कूल टीचर के बगीचे में मजदूरी करती थी। देखो अब ये कौन बता रहा है, श्री अय्यप्पा के मदर जो कुतम्मा थे वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, उनकी एज 85 प्लस एज, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि भाई वो जब छोटे थे ना तो बहुत ही गरीब थे और एक स्कूल टीचर के बगीचे में मजदूरी करते थे कि उनको पढ़ने का शौक़ बहुत था, लेकिन घर में ऐसी हालत नहीं थी कि भाई पढ़ाई की जा सके। और छोटी एज में ही उनकी शादी हो चुकी थी। पहले के टाइम में जैसे चाइल्ड मैरिज होती थी ना, तो छोटी एज में ही इनकी शादी हो चुकी थी। और जब ये अय्यप्पा पैदा हुए, ठीक है ना, जब वो पैदा हुए तब कुतम्मा ने उसी वक्त जो है वो कसम खा ली थी कि वो खुद भले ही पढ़ ना सकी, वो अपने बेटे अय्यप्पा को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाएगी। और इसके लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग करके एक ही बच्चा पैदा किया, दूसरा जो है वो कोई भी नहीं। उन्होंने यही सोचा कि सिर्फ वो अय्यप्पा को ही अच्छी तरह से पढ़ाएगी और उसको आगे बढ़ाएगी। तो सही बात है ना, ये भी बात उनकी सही है कि हाँ चलो, जो खुद ना पढ़ सके, कुतम्मा खुद ना पढ़ सके, तो वो अपने बेटे अय्यप्पा को ये बात पढ़ाएंगे उन्होंने। और अय्यप्पा के फादर ने, अय्यप्पा के मदर और अय्यप्पा के फादर दोनों ने जो है वो मेहनत करने लगी, कर्जा भी लिया कि चलो अय्यप्पा को पढ़ाया जाएगा। लेकिन नसीब था कि अय्यप्पा से 5 साल का हुआ ना, तब उनके फादर को, मतलब कुतम्मा के हस्बैंड को जो है वो एक सांप ने काट लिया। और वो सांप भी इतना जहरीला था कि ऑन द स्पॉट अय्यप्पा के फादर की डेथ हो गई वहाँ पर। तब उस वक्त मरते वक्त जो है वो अय्यप्पा के फादर ने वो अय्यप्पा की मदर मतलब कुतम्मा से वचन लिया था। और उनके मदर ये कुतम्मा ने ये वचन दिया भी था कि भाई कुछ भी होगा वो अपने बेटे अय्यप्पा को पढ़ा लिखा कर उनके खुद के पैरों पर ज़रूर खड़ा करेंगी, मतलब वो अपने बेटे अय्यप्पा को ज़रूर आगे बढ़ाएगी। तो ये बात जब वो सुधा मूर्ति को बता रहे थे तो सुधा मूर्ति भी एकदम शौक होकर ये सब बातें सुन रहे थे, है ना। कुतम्मा वो बता रहे थे ना सुधा मूर्ति को ये पूरी स्टोरी। आगे वो कहते हैं, कुतम्मा ही आगे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि भाई मेरा बेटा अय्यप्पा वो बहुत ही होशियार था। वो 12 साल का हुआ ना तब उसे मुंबई भेज दिया गया। ये अय्यप्पा की स्टोरी बता रहे हैं कि वो जब 12 साल का हुआ तो वो मुंबई चला गया। और मुंबई जाते वक्त अय्यप्पा ने अपने मदर को ये कह दिया, अपने मदर को ये कहा कि भाई माँ आप चिंता मत करो, मैं वहाँ पे ज़रूर पढ़ूँगा। बराबर। देखो ये एक बात होती है, अब मैं बीच में आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। पता है अक्सर आप लोगों के घर पे ये एक प्रॉब्लम, ये एक टॉपिक हमेशा निकलता होगा कि जहाँ पर पेरेंट्स वो अपने बच्चों को हमेशा ये टोकते रहते हैं कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ाई करने बैठो, पढ़ाई करने बैठो, ऐसा बोलते रहते हैं ना। सही बात है ना। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि मम्मी पापा को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं होता। और वो भी क्यों नहीं होता? क्योंकि हम मम्मी पापा को इतना विश्वास दिला पाते नहीं हैं, हम नहीं दिला पाते। आप खुद रेगुलर पढ़ाई करो, हमेशा जो है वो सही तरह से पढ़ाई करो, तो मम्मी कभी बोलेंगे नहीं ना। आप मम्मी को विश्वास के साथ बोलो भाई मम्मी आप चिंता मत करो, मैं ज़रूर पढ़ूँगा और अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊँगा। और एक दो बार अच्छे मार्क्स सच में ला के दिखाओ भी, तो मम्मी को विश्वास होगा कि नहीं हाँ भाई मेरा बेटा सच में पढ़ता है। बराबर ना। ये विश्वास होना चाहिए दोनों के अंदर। जो यहाँ पे था कि कुतम्मा जब अपने बेटे अय्यप्पा के बारे में बता रही थी ना, तो वो अय्यप्पा अपने मदर को बोल रहा था। अय्यप्पा जब मुंबई जा रहा था तब उसने अपने मदर को कहा कि आप चिंता मत करो, मैं वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा। अब अय्यप्पा जब मुंबई पहुँचा ना तो वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उसने नौकरी भी शुरू कर दी। एक छोटी सी होटल में चाय, जो क्या कहते हैं, चाय के जो कप प्लेट आते हैं ना, उसको धोने का काम उसने शुरू कर दिया। छोटी सी मजदूरी भी उसने शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपने होटल के शेठ का, जो होटल का जो मालिक था, उसका विश्वास जीत लिया। और वो चाय पिलाने के लिए आसपास के कैसे ऑफिस में चाय पिलाने जाते हैं या और कहीं पर जो चाय पिलाने के लिए जाते हैं वहाँ पर उसको भेजा जाता था। तो अय्यप्पा क्या करता कि जो होटल थी वहीं से ही चाय लेकर आसपास की ऑफिस में दुकानों पे देने जाता था।
और इसकी वजह से कुछ उनको वहाँ पर कैसे टिप मिल जाती थी। बड़े बड़े ऑफिस में चाय पिलाने जाओ तो वो लोग टिप दे देते हैं, तो वो उनको टिप मिल जाती वहाँ पर। और धीरे धीरे अय्यप्पा ने इस तरह से पैसे जमा किए और उसके साथ अपनी पढ़ाई भी उसने कंटिन्यू रखी। वहीं पर ही उसने अपना मैट्रिक मतलब 10th स्टैंडर्ड भी पास किया। 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए तो उनके जो होटल में, जिस होटल में वो चाय के कप प्लेट धोता था, वहीं पर ही वहाँ पे क्लार्क की जॉब उसे मिल गई। उस होटल के मालिक ने उसे क्लार्क तरीके रख दिया, मतलब होटल का हिसाब किताब लिखने के लिए उसको रख दिया। तो मतलब एक नौकरी उसकी फ़िक्स हो गई। जब उसने नौकरी फ़िक्स कर दी तो मैट्रिक के बाद उसके आगे अब कॉलेज की स्टडी उसने शुरू कर दी। कॉलेज की स्टडी जैसे ही कंप्लीट हुई ना, तो उसके बाद कॉलेज में अच्छी खासी पढ़ाई कर ली। अच्छा जो है वो उसने अपना क्या कहते हैं नाम भी बना लिया, काफ़ी अच्छे उसके मार्क्स भी आ गए। और इतने सालों तक करीबन इसमें जो है वो 12 साल निकल गए। कॉलेज की पढ़ाई, बाकी की पढ़ाई सब पूरी करते हुए 12 साल निकल गए। और ये 12 साल उसने उसी होटल में काम करते रहा। और 12 साल एक ही होटल में काम किया ना, तो उसने अपने होटल का सभी कामकाज सीख लिया था। और जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई तो उसने खुद अब अपनी होटल शुरू कर दी। बराबर, अय्यप्पा ने अब अपनी खुद की होटल शुरू कर दी। और ये जब उसने होटल शुरू की ना, तो उस होटल का मालिक, जहाँ पे पहले वो जॉब करता था, उसी होटल के मालिक ने उसकी होटल का उद्घाटन भी किया। बराबर, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जनरली आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, आप जहाँ पे काम करते हो, अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे जॉब कर रहे हो फिर उसकी जॉब छोड़कर और दूसरी कोई जगह पर वैसे ही कोई दूसरी दुकान खोल दो ना। आप अगर कोई कपड़े की दुकान पे काम करते हो, है ना, जॉब कर रहे हो, फिर उसकी जॉब छोड़कर आप अपनी ही कपड़े की दुकान शुरू कर दो, तो जहाँ पे आप पहले जॉब करते होगे ना, उसका मालिक गुस्सा हो जाएगा कि भाई मेरा काम छोड़कर मेरे ही सामने दूसरा अपनी ही ये नौकरी, अपना ही धंधा शुरू कर दिया। तो वो मालिक अक्सर गुस्सा हो जाता है। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। पता है कि जब अगर कोई अपना काम शुरू करता है तो उसमें खुश होना चाहिए कि चलो भाई वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो उसमें खुश होना चाहिए ना। सही बात है ना। और यहाँ पे ये अय्यप्पा के साथ था। ये भी बात है कि अगर आप अच्छा काम करते हो ना, तो आपको हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं। अय्यप्पा के साथ ऐसा ही हुआ ना। अय्यप्पा ने खुद अय्यप्पा ने खुद 12 साल तक जहाँ पे होटल में नौकरी की ना, अब 12 साल के बाद उसकी पढ़ाई वगैरह सब ख़त्म हुई तो उसने अपने खुद की होटल शुरू कर दी। और उसके उद्घाटन के लिए वही होटल का मालिक आया जहाँ पे वो जॉब करता था। और आज तक उस मालिक के साथ उसके घर के रिश्ते हैं, इतने अच्छे रिश्ते हैं। जब ये सब बातें अब ये कुतम्मा सुधा मूर्ति को बता रहे थे ना, ये पूरी स्टोरी बता रहे थे कुतम्मा अपने बेटे की, तो सुधा मूर्ति बहुत खुश हो रहे थे कि भाई सच में उनका बेटा ये अय्यप्पा वो सच में बहुत ही लायक है। तो सुधा मूर्ति ने सवाल पूछा कि ठीक है, तो बॉम्बे में उनकी अगर होटल है तो वो यहाँ पे क्यों रहते हैं, भाई ये गांव में आप लोग क्यों रहते हो। तो कुतम्मा वो अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब अय्यप्पा ने मुंबई में पहली होटल खोली ना, उसके बाद तो उसकी मेहनत इतनी रंग लाई कि भाई ईमानदारी से और मेहनत से उसने काम किया, तो वो मेहनत इतना रंग लाया कि भाई उसने थोड़े ही समय में मुंबई में बहुत सारी होटल शुरू कर दी। एक नहीं, बहुत सारी होटल मुंबई में उसने शुरू कर दी। इमेजिन कर लो अब, यही मेहनत, यही पढ़ाई का जो है वो नतीजा है। जब आप एजुकेशन अच्छी लेते हो, अगर अपनी जो है क्या कह सकते हैं पूरी मेहनत से काम करते हो, तो जैसे अय्यप्पा है, ये अय्यप्पा जो एक छोटे से, जहाँ पर जो है वो उसके खाने पीने की भी प्रॉब्लम थी, ऐसे छोटे से गांव में पैदा हुआ और मुंबई में उसने इतनी सारी होटल शुरू कर दी। ठीक है, एक दो नहीं, बहुत सारी होटल उसने शुरुआत कर दी। तो कुतुब माब वो आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब मेरे बेटे अय्यप्पा ने मुंबई में बहुत सारी होटल खोल दी, तो भाई मुझे भी मुंबई बुला लिया। मतलब ये कुतुब माँ वो भी वहाँ मुंबई पहुँचे। लेकिन ये कुतुब माँ को वहाँ मुंबई में इतना अच्छा नहीं लगा। मुंबई का शोर शराबा, ये गांव में रहने वाली लेडी, तो मुंबई का शोर शराबा वगैरह उनको अच्छा लगा नहीं। और इसी वजह से उसने अपने बेटे जो है वो अय्यप्पा को ये कह दिया कि भाई देखो, भाई मुझे जो है वो अपने गांव में फिर से जाना है
और भाई तुम भी अगर हो सके तो भाई तुमने शहर में बहुत काम किया है, अब अगर कुछ करना है ना तो वो सच में अपने गांव के लोगों के लिए करो, अपने लोगों के लिए कुछ करो, तो भाई तुम्हारा जीवन सफल होगा। कुतम्मा ने अपने बेटे अय्यप्पा को ये कहा कि तुमने शहरों में तो होटल बहुत खोल दी, अब अपने गांव में अपने लोगों के लिए कुछ करो तो कहलाएगा कि तुम्हारा जीवन सफल है। अय्यप्पा को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, अपने अपने गांव के लोग अपने लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और ये कुतम्मा कहते हैं कि आज से कुछ 10 साल पहले अय्यप्पा ने अपना सब कामकाज अपने बेटे को सौंपकर, अय्यप्पा के जो बेटे थे उनको सौंपकर, मुंबई की सभी होटलें अपने बेटे को सौंपकर अय्यप्पा अपनी पत्नी और अपने मदर के साथ यहाँ गांव में वापस आ गए। अब ये तीनों गांव में ही रहते हैं ना, श्री अय्यप्पा, उनकी पत्नी और उनके मदर कुतम्मा, वो सब गांव में ही रहते हैं। जब वो गांव में आए ना, जब वो गांव में आए तो ये कुतम्मा अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। सुधा मूर्ति उनसे पूछ रहे थे कि भाई गांव में आकर तो अब आप एकदम फ्री हो चुके होगे, एकदम रिटायर, आराम, कि मुंबई में होटल तो सब वो बेटा संभाल रहा है, तो गांव में तो अब कुछ काम ही नहीं है, आराम से बैठो। तो कुतम्मा अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। वो बताते हैं कि उनके बेटे अय्यप्पा ने एक दिन उनसे आकर पूछा कि देखो मम्मी, भाई मुझे जब जो पढ़ाई तुम्हें करवानी थी तो तुमने बहुत कर्जे लिए थे, अपना सोना चांदी सब कुछ बेच कर भी मुझे पढ़ाया था। आज मैं बहुत लायक हो चुका हूँ कि आज तुम बोलो कि भाई तुम्हें जो है वो कितना सोना चांदी चाहिए, कितना कुछ चाहिए, वो सब आज मैं तुम्हें खरीद कर ला सकता हूँ। ठीक है, ऐसा अय्यप्पा ने अपने मदर को कहा। पता है ये डायलॉग, ये जो बात है ना, वो कोई भी मदर के लिए, कोई भी मदर के लिए सबसे प्राउड मोमेंट, सबसे जो है वो ख़ास बात कहलाती है। क्यों बताएं? क्योंकि अक्सर अक्सर जो है वो पेरेंट्स, ये पेरेंट्स जब बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं ना तो उनके लिए बहुत खर्चा करते हैं, बहुत कर्जा भी लेते हैं, कर्जा भी उनको लेना पड़ता है। यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए वो पेरेंट्स अपनी सब खुशियाँ सेक्रीफाइस करके और बच्चों को पढ़ाते हैं। और सालों बाद जब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख जाए, अच्छी तरह से जो है वो स्टडीज़ कर ले, अच्छी जॉब कर ले और अच्छा खासा कमाने लगे, और उसके बाद जब बच्चे अपने पेरेंट्स को आकर ये बोले ना कि भाई मम्मी पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब आप बोलो आप लोगों को क्या चाहिए, अब जो बोलो वो मैं आपके लिए करूँगा। ये जब कोई कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बात कहते हो ना, तब उस वक्त उन पेरेंट्स से ज़्यादा खुशी और दुनिया में किसी को भी नहीं मिलेगी। ये सबसे प्राउड मोमेंट कहलाता है। आप लोग भी ध्यान दो, आप लोगों के घर पे भी आप लोग देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप जो बोलो आपके हाथ में आ जाता है, बराबर ना। मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल जाता है, ये बुक्स चाहिए वो मिल जाती है, ऐसे कपड़े चाहिए वो मिल जाते हैं। पेरेंट्स अपने लिए नहीं खरीदते लेकिन आपके लिए सब कुछ खरीदते होंगे, है कि नहीं? सही बात है ना। तो जब फ्यूचर में आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ लिख लो, अच्छी तरह से पैसे कमाओ, अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बनाओ, और उसके बाद आप जब अपने पेरेंट्स को कहोगे ना कि भाई मम्मी पापा अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मैं बहुत अच्छी तरह से कमा रहा हूँ, अब आप बोलो आप लोगों को क्या क्या चाहिए, तब आपके मम्मी पापा सच में खुश होंगे, तब तक नहीं, बराबर। तो यहाँ पे वही बात है कि अय्यप्पा ने अपने मदर कुतम्मा को यही कहा कि भाई मुझे पढ़ाने के लिए आपने अपने सोने चांदी गहने सब कुछ बेच दिए थे, तो अब आप बोलो कि अब आपको क्या चाहिए, अब आपको जितने गहने बनवाने हो आप बनवा सकते हो। तो ये हो गए ना, कुतम्मा उस वक्त जो है वो कितने खुश हुए होंगे। लेकिन उनके मदर, अय्यप्पा के मदर कुतम्मा ने ये कह दिया कि नहीं भाई, मुझे अब गहनों की क्या ज़रूर, अब तो भाई मेरी इतनी एज हो चुकी है, मैं बूढ़ी हो चुकी है, अब मुझे गहनों की तो कोई ज़रूर नहीं है। लेकिन कुतम्मा ने, यह आखिरी बात ध्यान से सुनना, कुतम्मा ने अपने बेटे अय्यप्पा को कहा कि अब मुझे गहनों की तो ज़रूर नहीं है, लेकिन 100 टचनू सोनू जो चैप्टर में है ना, 100 टचनू सोनू, सबसे अच्छा गहना वो एक ही है, एजुकेशन। सबसे अच्छा गहना एजुकेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कुतम्मा ने अपने बेटे अय्यप्पा को ये कहा कि जब मैं छोटी थी ना तो मैं खुद पढ़ लिख नहीं पाई, यहाँ पर भी हमारे गांव में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते। भाई तुम नसीबदार हो कि मैंने कर्जा लेकर तुम्हें बॉम्बे भेजा और तुमने पढ़ाई की,
लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे शहर में नहीं जा पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते और वो लोग अनपढ़ रह जाते हैं। तो भाई अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो मेरे लिए गहने मत बनाओ, लेकिन उसके बदले में यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करो। बराबर, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करो कि जिससे तुमने मुंबई में जाकर इतनी परेशानी उठाई ना, दूसरे बच्चों को ऐसी परेशानी न उठानी पड़े और वो लोग यहाँ गांव में ही कुछ पढ़ाई कर सकें। ठीक है। तो ये देखो, ये एक जो है वो सच बात कहलाती है कि अय्यप्पा के मदर कुतम्मा ने अय्यप्पा को यही कहा कि भाई मुझे सोने चांदी गहनों की ज़रूर नहीं है, लेकिन यहाँ गांव के बच्चों के लिए कुछ करो। और अय्यप्पा ने ये बात मान ली और अय्यप्पा ने क्या किया पता है, अपने गांव में स्कूल बनाना शुरू कर दिया कि भाई वहाँ पर बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके और बच्चों को बाहर के शहरों में भटकने न जाना पड़े। जैसे अय्यप्पा को जाना पड़ा वैसे नहीं, भाई बच्चों को गांव में ही अच्छी पढ़ाई मिले इसीलिए। और उसके बाद जैसे सुधा मूर्ति कह रहे थे ना कि गांव में आकर तो एकदम फ्री हो चुके होगे, अब क्या काम, भाई मुंबई में होटल तो सब उनके बेटे संभालते हैं, तो अय्यप्पा तो गांव में फ्री होंगे। तो उनके मदर कुतम्मा कहते हैं कि अय्यप्पा को यहाँ पे सांस लेने का भी टाइम नहीं है कि उन्होंने 10 सालों में 10 स्कूल शुरू कर दी। कितनी, 10 सालों में 10 स्कूल उन्होंने यहाँ के और आसपास के गांव में बना ली बच्चों के लिए, कि जहाँ पर बच्चों को बहुत ही कम प्राइस में अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है कि नहीं। और ये जो सुधा मूर्ति स्कूल की ओपनिंग के लिए आए थे ना, वो उनकी 10वीं स्कूल ही थी कि जिसकी ओपनिंग के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। बराबर। तो देखा, ये बात सुनकर कुतम्मा के चेहरे पर भी खुशी थी और सुधा मूर्ति के चेहरे पर भी बहुत खुशी झलक रही थी। बिल्कुल सही बात है, क्यों ना हो। कि देखो कि जहाँ पर एक तरफ जो है वो सिटीज़ में रहने वाले, शहरों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको सब तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, सब चीज़ें हाथ में बनी बनाई मिलती है, लेकिन फिर भी वो लोग पढ़ाई नहीं करते, फिर भी वो लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर पाते। और जहाँ पर ये गांव में उनके पास कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई के लिए तड़पते थे कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसा भी काम करना है। और वही लोग ज़्यादा सफल होते हैं कि जो लोग इस तरह का जो है वो जोश दिखाते हैं। और इनमें अय्यप्पा से ज़्यादा मेहनत वो किसने की थी, उनके मदर कुतम्मा ने की थी। कि घर में अगर कोई एक ऐसी लेडी हो, घर में अगर कोई ऐसा पर्सन हो कि जो जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझता हो, तो ही घर में बाकी के सब भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे, है ना। नहीं तो अगर घर में ही किसी को भी ना पता हो तो फिर ये बात करना बहुत मुश्किल होता है। आखिरी बात इसमें हम लोग देखें कि जैसे सच में कहते हैं ना, आपके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी कि आपके पेरेंट्स वगैरह आपको कहते तो हैं कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन एजुकेशन की रियल इम्पोर्टेंस शायद उनको भी नहीं पता होगी। बराबर। और इसीलिए इसीलिए आप लोगों की भी पढ़ाई छूट जाती है, आप लोग भी फिर पढ़ाई करने नहीं बैठते। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपने पढ़ाई नहीं की ना, आपने पढ़ाई नहीं की, या आप अगर ऐसा कहते हो कि यार पढ़ाई करने से क्या मिलेगा, छोड़ दो ना, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। जो कुछ भी मिलेगा ना, आपकी अच्छी एजुकेशन, आपकी अच्छी पढ़ाई से ही मिलेगा और कुछ भी नहीं। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अगर पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हो, कुछ भी नहीं करोगे, तो फ्यूचर में जब आपकी फैमिली होगी ना, बराबर, आप बड़े होगे, अगर आपके बाद आपके बच्चे आएंगे, आपकी फैमिली होगी, तो वो भी पढ़ाई नहीं करेंगे। वो भी यही कहेंगे कि भाई मेरे पेरेंट्स ने कभी पढ़ाई की ही नहीं, तो मैं क्यों करूं। बराबर। तो इसीलिए आपके ऊपर ही पूरी की पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखा करो। बराबर ना। और ये सही बात है ना, सही बात है ना कि जो चैप्टर का नाम ही है सौ टच नु सोनू, सबसे प्योर गोल्ड, तो सबसे प्योर गोल्ड क्या कहलाता है, कोई गहना नहीं, वो प्योर गोल्ड कहलाता है एजुकेशन। उससे बड़ा सोना, उससे बड़ा गहना और कुछ भी नहीं है। जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास पढ़ाई लिखाई है, तो उसके पास दुनिया की सभी चीज़ें हैं, और जिसके पास वो नहीं, तो मतलब समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। बराबर। आई बात समझ में। तो देखो, आज जैसे हमने गुजराती का ये चैप्टर भी देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स, दूसरे पॉइंट्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।